अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज काबीना के इजलास में दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पर जो है वो बहस हुई और उसमें ख़ास तौर पर कोरोना की सूरत हाल पर भी बहस की गई कि अब जो दूसरी लहर आ रही है उससे कैसे निपटना है। प्राइम मिनिस्टर का आर्गूमेंट ये था कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, उसी तरह स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जारी रहेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, जो शादी घर हैं या और जो बिजनेसेस हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन एसओपीज पर जो है जबरदस्ती जोर देकर अब अमल कराया जाएगा, क्योंकि जो अब ये कोरोना की दूसरी लहर है इसमें अब तेजी नजर आ रही है। पिछले 2-3 हफ्तों में जो 200-250 नंबर से शुरू हुआ था, अब तकरीबन 1200 तक पहुंच चुका हुआ है कि रोजाना 1200 तक अब नए केसेस कोरोना के आ रहे हैं। और आज कैबिनेट में यह भी बताया गया और उसके बाद फिर जो एक कमेटी है एनसीओसी और उसके ऊपर जो स्पेशल कमेटी है उसका प्राइम मिनिस्टर ने इजलास की सदारत की, जिसमें तमाम सूबाई जो वज़राए आला हैं उन्होंने भी स्काइप पर ज्वाइन किया और वो उसमें भी ये बताया गया। लेकिन इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है कि जनाब अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे तो जो हमारी मईशत का पहिया अब थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है ये रुक जाएगा। और उनका ख्याल यही था कि जी जिस तरह हमने पहले लॉकडाउन किया, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, लेकिन उसकी फौरन बाद फिर हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए जिससे बेहतरी आई, और अब फिर उनका यही ख्याल है कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। पॉकेट्स जहां पे केसेस ज्यादा हैं वहां पे स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। और दूसरा उनका एक ये भी ख्याल था कि जनाब हमारी कौम एसओपीज पर अमल नहीं करती। उनका ये ख्याल है कि ये एक साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ या बहुत सारे मुल्कों की एक आलमी साजिश है। तो उन्होंने कहा एक माइंडसेट है जिसको बड़ी मुश्किल से हमने समझाना है कि जनाब कोरोना है, इससे बचना है, फासला रखना है, एसओपीज पर अमल करना है। और उन्होंने तारीफ भी की एनसीओसी की जो असद उमर की ज़ेर सदारत है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी जानिब सनतों के लिए बिजली, जो छोटी सनतें हैं जिनको आप कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं, जिनको आप जीटी रोड की इंडस्ट्री भी कहते हैं, उसके लिए आज प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया कि जो नवंबर से पिछले नवंबर से जो इजाफा हुआ, मतलब आज जो 1 नवंबर से जितनी वो जायद बिजली इस्तेमाल करेंगे उनके रेट्स जो हैं वो पिछले साल जून वाले ही रहेंगे और उसमें उनको काफ़ी 50% कम कीमत पर देंगे। यानी कि जितनी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे वो जो एग्जिस्टिंग रेट जो कि पिछले जून से वो दे रहे हैं उससे भी 50% कम देंगे। तो ये एक इंसेंटिव है आपकी छोटी सनत को, दरमियाने दर्जे की जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जिसको हम कहते हैं, उसके लिए एक इंसेंटिव है। और इसके पीछे यही है कि अगर ये छोटी और दरमियाने दर्जे की सनत जो है ये चलेगी तो इससे मुल्क का जो मईशत का पहिया है उसमें ज़्यादा तेज़ी आएगी, वो ज़्यादा बेहतरी से चल सकेगा, रोज़गार बढ़ेगा। और क्योंकि हमने देखा कि कोविड की वजह से बहुत सारी सनत जो है, इंडस्ट्री जो है वो बंद भी हुई, तो ये एक इंसेंटिव है। और हम तवक्को कर रहे थे कि शायद कुछ घरेलू सार्फिन के लिए भी कुछ आएगा, लेकिन उनके लिए अभी तक हमारे पास यही इतला है कि कम बिजली इस्तेमाल करें, कम बिल पे करें। और गैस के लिए भी यही है कि कम गैस इस्तेमाल करें और कम बिल पे करें, क्योंकि स्लैब्स हैं, जिस तरह ही आप एक स्लैब से दूसरी स्लैब में जाएंगे उस तरह बिल बढ़ते जाएंगे और आपकी जेब पर उसका वजन भी बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब अयाज सादिक साहब ने, जहां हमने कुछ दिन पहले सुना जब मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके घर गए, मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर उनको थपकी देने पर शाबाश दी कि जनाब पीडीएम भी आपके पीछे खड़ी है, आप हौसला करें, तो उन्होंने उस वक्त भी कह दिया कि जनाब क्योंकि मैं वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसको चेयर भी करता रहा हूं और मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं कौमी सलामती के, तो हमें ना छेड़ा जाए, ना छेड़े तो ज्यादा बेहतर है और इनको राज ही रहने दें, बेहतर है कि चुप रहें। लेकिन आज फिर उन्होंने एक हल्की सी धमकी भी दे दी, खासतौर पे उस वाक़े के बाद जहां पे उनके पोस्टर्स लगाए गए जिस पर मोदी का और उनका चेहरा लगाया गया और उस पर उन्होंने कहा कि उनको बहुत तकलीफ हुई इस मामले पर। लेकिन फिर उन्होंने कह दिया कि जनाब बेहतर है कि ना उकसाओ,
कि कुछ और ना कुछ निकल आए सामने। तो ये एक धमकी पे धमकी जो है अभी चल रही है। अब इसको देखना यह है कि ये हुकूमत या हमारे इदारे इनको कैसे लेते हैं। इस पर भी आज भी काबीना में इजलास हुआ, काबीना के इजलास में इस पर भी बात हुई। इन्हीं तमाम मामला पर बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर रमेश कुमार, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार आपका। सेनेटर गौस नियाजी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आप मेरे साथ स्काइप पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपका भी। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर हम थोड़ा सा जो अमेरिका में इस वक्त एक दंगल शुरू होने जा रहा है, जो कि सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं कल सुबह से, बल्कि आज रात से शुरू हो जाएंगे, जब 3 नवंबर होगी। और उसमें ट्रंप और जो बाइडन का मुकाबला है, बड़ी अनसर्टेनिटी है। स्विंग स्टेट्स की तरफ से भी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे मुनीब हक साहब। सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं यूएस के अफेयर्स पर, यूएस इलेक्शंस पर और पाक यूएस रिलेशंस पर। उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर अय्याज सादिक साहब ने जो आज बात की वो ज़रा प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें, तो फिर उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी गौस नियाजी साहब, उस दिन उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होकर के, जनाब क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी चेयर भी करता रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे राज हैं, तो बेहतर है कि चुप ही रहने दिया जाए, ना छेड़ा जाए। आज फिर उन्होंने कह दिया कि इतना और ना उकसाओ कि कोई और बात हो जाए। तो ये क्या नैरेटिव क्या है, ये कौन सा बयानिया है, किसको धमकी दी जा रही है, डराया किसको जा रहा है? आपको क्या लगता है कि ये बयानिया मुस्लिम लीग नून को फायदा पहुंचाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट में अच्छा माहौल पैदा करे। और हमने ये माजी में देखा है कि अपोजिशन जो है गवर्नमेंट को इरिटेट करती है, और गवर्नमेंट जो है वो एक इत्तेदाल पसंद लहजा इख्तियार करके, क्योंकि निज़ाम हुकूमत चलाना उनका काम होता है, और हुकूमत चलाने और हुकूमत को स्टेबल रखना और ऐसे फिजा पैदा करना जिससे मुल्क हमारा आगे जाए, चाहे मुआशी तौर पर चाहे कानून साजी हो, तो उसके लिए एक फिजा बनानी होती है। लेकिन बदकिस्मती से अभी 2-2.5 साल हो गए हैं, मौजूदा हुकूमत जो है उसने यही किया हुआ है कि जी अभी तक वो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि शायद कंटेनर पे खड़े हैं। तो ऐसे एक स्टेटमेंट जब अय्याज सादिक साहब ने दी, उन्होंने उनका मकसद वो बारह कह चुके हैं कि मेरा मकसद जो आप समझ रहे हैं वो नहीं था। और फिर शायद खाका अब्बासी ने भी उसकी कही कि वो जो इस ऐसा बयानिया दे रहे कि जी टांगे कांप रही थी, ये कह रहे, तो शाह महमूद की तरफ इशारा था। लेकिन चूंकि हुकूमत एक अजीब व गरीब लोगों के हाथ में है, वो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टाइज करते हैं। और चूंकि महंगाई को और आम आदमी का जो इश्यू है उसको एड्रेस करने में ये नाकाम रहे हैं, चाहे महंगाई का इशू है, चाहे बेरोजगारी का है, चाहे बिलिंग का है, बिजली का बिल है, दूसरे बिल हैं, गैस का बिल है, तो और तालीम है, सेहत है। इस मामले में चूंकि वो प्रोग्रेस कुछ नहीं किया है और रोजगार के मामले में कुछ नहीं कर सके, तो वो आवाम की तवज्जो जो है हटाने के लिए कोई भी हरबा जमाने को मतलब तैयार हो जाते हैं। अब यह सारे हम स्टेटमेंट दी, फिर उन्होंने किसी हद तक अपने सोशल मीडिया वीडियो प्रोग्राम में उसकी तरदीद भी की, शायद खाकान भी की, लेकिन उन्होंने उसको प्रोटेक्टाइज किया। और यहाँ तक कि फवाद चौधरी साहब ने तो पुलवामा के बारे में जो स्टेटमेंट दी, वो तो बिल्कुल ही एक हुकूमती वजीर का एक तरह बयान देना, फिर मोदी का उसको करना कि एक कि जो मैं पीट रहा था इतने अरसे से, पाकिस्तान के वफाकी वजीर उसकी तस्दीक कर दी है। यह फिर मौलाना अताउर रहमान साहब ने जिस तरह स्टेटमेंट दी, तो ये हुकूमत का काम होता है कि इक़्तिदार वो जानबूझ के हुकूमत ऐसे स्टेप उठा। सही नहीं साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं चाहूंगा कि अगर जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दी थी अय्याज सादिक साहब ने, उसको हम आपको दोबारा सुनवा सकें, प्रोड्यूसर वो भी मंगवा लें, क्योंकि मैं किसी स्टेज पे दोबारा सुनवाऊंगा, क्योंकि न्यायी साहब का ख्याल है कि हुकूमत ने उसको तरोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, उसको भारत ने जो है वो गलत तरीके से उठाया। लेकिन अगर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांपने या पसीने आने की बात की थी, या फॉर दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर की, तो वो स्टेट के
एक मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने आर्मी चीफ का नहीं भी कहा था लेकिन ये उन्होंने दोबारा कहा कि उनके पसीने छूट रहे थे और अभिनंदन को फौरी तौर पर वापस देना पड़ेगा वरना इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा, इस स्टेटमेंट से वो उन्होंने इनहराफ नहीं किया, उन्होंने कहा यही। और फिर जब उन्होंने दोबारा क्लैरिफिकेशन दी तब भी उन्होंने यही बात की थी। लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार, न्याजी साहब का ख्याल है कि हुकूमत बहुत इरिटेट कर रही है जिसकी वजह से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं ऑपोजिशन की तरफ से, खसूसी तौर पर पीएमएलएन की तरफ से। तो आप लोग क्यों नहीं इरिटेट करना छोड़ देते ऑपोजिशन को और उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव का बात करने दें, अवामी मसाइल के ऊपर बात करने दें? वो जब उनको मौका मिलता है तो वो स्टेट के इदारों पर इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि आप उनको इरिटेट कर रहे हैं। देखिए जमीर हैदर, पहली चीज तो ये कि मेरा इस हवाले से मौक़िफ़ आया था, मैंने अपने यूट्यूब ये मौक़िफ़ भी दिया था कि एक तो गद्दारी के सर्टिफिकेट देना प्लीज बंद करें। दूसरी चीज ये कि मैं समझता हूँ एयाज सादिक को, सीनियर पॉलिटिशियन है, हमारे साथ पुराना रहा है, बहुत सोबर बंदा है और उसको ऐसी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से चाहे कितने भी इंटरनली आपस में इख्तिलाफात हो मगर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ये चीजें एज ए पार्लियामेंटेरियन जो है वो उनको भली असेंबली के फ्लोर की जो है वो बात जो है वो चैलेंजेबल नहीं होती है, उसके ऊपर कोई ऐसी बात, मगर आदमी का अपना भी ज़मीर होता है कि हम ऐसी कोई बात कर दें जिसकी जगह पे हमारी जगह साई हो या हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो। आपको पता है ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी पाक आर्मी को दुनिया मानती है और एक तरफ जो है वो जिस तरीके से हमने जहाज को गिराया पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान की आर्मी में दम है, कि आईएसपीआर के डीजी ने जो स्टेटमेंट दी कि 24 घंटे सरप्राइज के लिए आप तैयार हैं और सरप्राइज दे के दिखाया उन्होंने। मगर जब पायलट को रिलीज किया तो उस भी को एक अप्रिशिएट किया जाए, क्या अंदरूनी बात थी या नहीं थी? पहली बात तो कोई थी नहीं, मगर अगर थी भी सही तो भी मैं समझता हूं कि एयाज सादिक बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सीनियर पॉलिटिशियन, अगर पहली मर्तबा कोई पॉलिटिशियन आए और ऐसी स्टेटमेंट दे दे तो भी मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए, मगर उसके ऊपर मयार नहीं है, बच्चा है वो। मगर एक सीनियर पॉलिटिशियन आज मेरी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए या आज एयाज सादिक की तरफ से आ जाए या ख्वाजा आसिफ की तरफ से आ जाए तो हमारी स्टेटमेंट को एक वजन दिया जाता है कि यार ये इतना सीनियर पॉलिटिशियन है, ये डॉक्टर रमेश कुमार, आपको कोई इसमें मतलब वो है कि शायद जो इस तरह न्याजी साहब कह रहे थे कि उनका वही मतलब नहीं था, कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात नहीं थी? अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूं। मैंने सुनी है जी जी, तो आपका क्या ख्याल है कि उनका मकसद क्या था? मतलब अगर फर्ज करें जिस तरह न्याजी साहब ने कहा कि जी उन्होंने हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतालिक कहा था या फॉर दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ के मुतालिक, मैं तो कहता हूं उसने शाह महमूद कुरैशी तो क्या उसके किसी डिप्टी सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी के हवाले से कहा हो, कोई भी पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन या कोई भी मिनिस्टर कोई भी ऐसी बात करता है मगर वो इशू नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो तो उसको नहीं कहना चाहिए। और मुझे उम्मीद थी, मैंने एयाज सादिक को रिक्वेस्ट भी की थी कि आपको अपने बयान को वापस लेना चाहिए कि बीइंग ए सीनियर पॉलिटिशियन मैं समझता हूं जो उस दिन असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो मैंने बात की एज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए थी। इस वजह से मैं स्पीकर को कहता हूं कि मेरी डॉक्टर रमेश कुमार मैं अपने वापस लेता हूं, ये उसका ग्रेसफुल एटीट्यूड होता तो वो वापस ले लेते, बिल्कुल सही, और इसको उसी तरीके से कहा जाता कि उसने अपनी अन्ना की बात नहीं की। सही, मगर सही। अगर एहसन इकबाल आके उसी स्टेटमेंट को कहे कि हाँ एयाज सादिक ने सही कहा था और नहीं तो एक दिन में देने की जरूरत क्या थी, 4-5 दिन बैठे रहता फिर देते। तो मेरा सवाल भी यही था डॉक्टर रमेश कुमार, मेरा सवाल ये था कि मौलाना फजल रहमान साहब उनको थापी देने जाते हैं कि शाबाश डटे रहो, मियां नवाज शरीफ साहब उनको फोन करके कहते हैं कि जी हौसला करो, बिल्कुल जबरदस्त डटे रहो, और मौलाना फजल रहमान को एज ए पीडीएम सदर भिजवाते हैं कि भाई आप, और फिर उनके साथ वो खड़े होकर कहते हैं कि मैं नेशनल सिक्योरिटी की कमेटीज चेयर करता रहा हूं और मेरे पास बहुत सारे राज हैं। तो मतलब फिर, और उसके बाद आज फिर दोबारा उन्होंने धमकी दे दी कि जनाब इस तरह ना उकसाया जाए,
कि कोई और बात भी हो जाए, तो ये इसको हम कैसे लें? ये दोबारा मतलब थ्रेट करने की, या आप लोग की इरिटेशन की वजह से ये बात कर रहे हैं? आप उनको इरिटेट करते हैं? आज जो उन्होंने बात की है वो और इरिटेशन की बात नहीं है। पॉलिटिक्स जो है ना, उसके अंदर पेशेंस होता है, सब्र होता है, तहम्मुल होता है, बर्दाश्त होती है, नहीं तो पॉलिटिक्स में बंदा फेल है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर इन चीजों के ऊपर इरिटेट होके ऐसी धमकी देता है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग चेयर करता रहता हूं, मेरे पास बहुत सारे राज हैं, तो मैं समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इस स्टेटमेंट के ऊपर, मैं बहुत पोलाइटली चलता हूं, इस स्टेटमेंट के ऊपर तो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होना चाहिए कि भाई इनके पास राज है और ये ऐसी बात कर रहा है, कल बाहर चला जाए और जाके ऐसी कोई बात जाके किसी मुल्क के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ऐसे राज पास कर दे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। बिल्कुल, इस पे फिर एक्शन ये होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस पर भी कमेंट नियाजी साहब का। जमीर एक मिनट जी। मैं इन चीजों के फेवर में नहीं हूं। मैं तो आज भी कहता हूं कि अपनी गलतियों का एहसास करें, अपनी पॉलिटिकली जो भी दुश्मनियां हैं, पॉलिटिकली जो भी एक्टिविटी है, उसको कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के साथ नहीं हटाकर अवामी मसाइल की तरफ चैनलाइज करें, अवामी मसाइल की तरफ चैनलाइज करें। डॉक्टर रमेश कुमार, मुझे अभी कहा जा रहा है ब्रेक का, के साथ आगे बिल्कुल अभी ब्रेक के बाद मैं गौस न्याई साहब से दोबारा जानना चाहूंगा कि क्या ये मौकफ जो उन्होंने रखा है, जिस तरह उन्होंने कहा था कि जी हुकूमत को बाज आना चाहिए, इरिटेट ना करे और मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एन ऑपोजिशन, इस पर भी मैं सेनेटर गौस न्याजी साहब से जानना चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुनीब हक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, सियासी भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस और ख़ासतौर पर यूएस पाक रिलेशंस और यूएस इलेक्शंस पर बड़ी इनकी गहरी नज़र है। इन पर से भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो में। मैं राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज कुछ गुफ्तगू की है कि जी कोई बहुत बड़ा तीर चलाने जा रही है पीडीएम, वो जरा सुन लें तो उस पर फिर मैं आपका कमेंट भी चाहूंगा, और पहले भी ये जो पीएमएलएन का नैरेटिव है जो पिछले दिनों से हम सुन रहे हैं उस पर भी आपका कमेंट लूंगा। देखिए जमीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो कौमी सलामती के मामलात हैं उसकी इस तरह भद नहीं उड़ाते जिस तरह उड़ाई गई है। देखिए, स्पीकर कौमी असेंबली एक बहुत जिम्मेदार ओहदा होता है और उस पर एक गहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ड्यूरिंग हिज टेन्योर जो कुछ वो सुने उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपने पास रखे। मैं समझता हूं कि अयाज सादिक साहब ने उस बात को जिस पैराए में किया है वो कतन मुनासिब नहीं था। बेहतर होता कि वो बावकार अंदाज में खामोश रहते तो मुल्क का और उनके अपने सियासी कैरियर का और उनकी अपनी सियासी जमात का भी भला होता। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। 1999 में जब कारगिल हुआ था तो पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स का एक पायलट, उसका नाम था फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नाचिकीता, उसको अंजा मिसाइल से गिरा लिया था और पाकिस्तानी हुकाम ने उसको इंटेरोगेट किया था। उस वक्त की जो हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उसने उसको जिस अंदाज में हैंडओवर किया था इंडिया के, बावजूद इसके कि आर्मी की मुखालफत थी, एयरफोर्स की मुखालफत थी, क्योंकि यह असूल होता है कि जंग के दौरान जब आप पायलट्स पकड़ते हैं तो पायलट्स जिस वक्त पैराट्रूपिंग करते हैं, नीचे उतरते हैं, तो वो उतरते वक्त सारी पोजीशंस देख लेते हैं। अगर वो उनको उसी दौरान, जंग के दौरान छोड़ दिया जाए तो वह दोबारा फ्लाइट करने के सूरत में आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ की जल्दबाजी से नाचिकीता को जल्द छोड़ा गया, उसने वापस जाके पाकिस्तान की पोजीशंस पर वो बमबारी की जिसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ। तो अगर हम ये बात करने की बजाय वो बात सोच लेते तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होता। सही। हमें कौमी सलामती के मामलात को अपनी पैटी पॉलिटिक्स की नजर नहीं करना चाहिए। सही। और दूसरे मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त कोई कमीशन ऑफिसर दुनिया का पकड़ा जाता है अपने हरीफ का, तो उसका एक SOP होता है इंटेरोगेशन का, जो फौज और उससे मुतल्लिका अदारे शो नहीं करते, और ये हर मिलिट्री ऑफिसर को पता होता है। हर मुल्क की प्रोफेशनल आर्मी में उसका एक SOP होता है। अब तक जितनी भी बहस हुई है इसमें फौज कभी नहीं बताया करती
कि उसने जिसको इंटेरोगेट किया उसने क्या इंटेरोगेट किया और उससे क्या इंफॉर्मेशन हासिल की गई। उसके साथ जो प्लान थे वो सारे हासिल कर लिए गए। अब वो अभिनंदन किसी काम का नहीं था, वो लायबिलिटी था, उसको वापस किया गया। मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक किया गया। सही। दूसरी बात आपने की राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह साहब जितने मर्जी जलसे कर लें, असल में प्रॉब्लम यह है कि सेनेट इलेक्शन से पहले कुछ जमातें चाहती हैं कि मौजूदा हुकूमत की सेनेट में अक्सरियत ना हो, तो उस अक्सरियत से बचने की खातिर ये मुल्क में हंगामा आराई जो है वो शुरू है। मैं समझता हूं कि जो हुकूमत को हटाने का जो तरीका है वो आइन में दर्ज है, एंड दैट इज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर अपोजिशन के पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए। सही। जलसों से आप सियासी माहौल मुनीब हक साहब बढ़ा रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। चलें, यू आर ऑफ द व्यू कि ये जितना भी है जो अपोजिशन कर रही है इज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। लेकिन चलें, सेनेटर गौस न्याई साहब, 2-3 चीजें हैं। जिस तरह एक जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी बात बताई कि मियां नवाज शरीफ साहब के मतलब ही वॉज प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त एक पायलट को किस तरह दिया गया और उसका क्या नुकसान हुआ, कतई नजर उसके इस नैरेटिव से क्या आपके जो लीडरशिप है या आपके जो जिस तरह लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कादिर बलोच साहब ने किया, फिर आज कयूम साहब का भी, लेफ्टिनेंट जनरल कयूम साहब का भी मैंने बयान सुना और पढ़ा कि उनको भी इससे मतलब वो इत्तेफाक नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि इससे फायदा किसको पहुंच रहा है एक्चुअली? न्याजी साहब। देखिए जी, ये मुनीब साहब ने जो बात की है उसमें उनकी बातों में तजाद है, दोनों बात में तजाद है। पहले कह रहे हैं कि जी उसको अभिनंदन को जो भी की जल्दी भेजा है, अच्छा किया है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने जब 6 दिन बाद उस पायलट को, इंडियन पायलट को वापस किया था 98 में या 99 में, उस वक्त कहते हैं वो गलत किया था। तो या वो एक स्टांस ले ना कि ये ठीक था या वो ठीक था। हमने तो 6 दिन बाद इंटरोगेशन के बाद वापस किया था, और इन्होंने एक दिन, हमारा यही झगड़ा था कि चलो वापस ही करना है तो फिर 1-2 दिन ठहर के करें, इंटरोगेट कर लें, सर्च पे कर लें। तो हमारा इनसे ये झगड़ा है। बाकी राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, राना सनाउल्लाह साहब इंशाल्लाह हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि जी हम तो जमहूरी निज़ाम को चले। हमें सेनेट में देखो, सेनेट में अगर पीटीआई की सीटें अगर 27 से 28 हो जाएंगी या 29 हो जाएंगी तो हमें क्या फर्क पड़ेगा उसमें। अगर तो ज़ाहिर अगर हम इंटरप्ट करेंगे तो जमहूरी निज़ाम डायरेक्ट होगा। हमने तो इमरान खान को हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अगर बर्दाश्त किया है तो इसलिए किया है कि एक जमहूरी निज़ाम लूला लंगड़ा जो है वो चलता रहे, और हम अभी चलेंगे, हमें कोई सेनेट के इलेक्शन की वो नहीं है। लेकिन अवाम सड़कों पे है, और ये में हकीकत है कि अवाम आगे निकल गए हैं और सियासी पार्टियां पीछे रह गई हैं। अगर अभी सियासी पार्टियां आगे मैदान में नहीं तो न्याय साहब सवाल यही था ना, मेरा सवाल यही था, तो अवामी मसाइल लेकर आगे क्यों नहीं आ रहे? आप इदारों के मामला जो हैं आगे सामने रख रहे हैं, अवामी मसाइल सेकेंडरी स्टेज पे गए हैं आपके लिए। देखिए, हम यही चाहते हैं कि फौज को सियासत पे ना घसीटा जाए। जब हमारी हुकूमत जो है वो बार बार कहेगी कि फौज हमारे साथ है, फौज ये करेगी, और फिर हमारे सिपह सलार का बयान भी है कि हम हुकूमत के साथ हैं, यानी तौर पर हुकूमत की। तो न्याय साहब इसमें चलें, आपका मौकफ आ गया कि ठीक है, इस वजह से आप लोग जो हैं वो इदारों को सामने कर रहे हैं, क्योंकि हम अब भी इदारों के साथ हैं। हम इदारों को चाहते हैं कि इदारे जो है अपना रोल अदा करें आईनी, जिस तरह कल कहा उन्होंने। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर रमेश कुमार, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जनाब DGISPR पार्टी बन रहे हैं, और उन्हीं के रिटायर्ड जनरल और जो उनकी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर बलोचिस्तान के सदर कादिर बलोच साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब का ख्याल था कि जी बिल्कुल सही बात की है DGISPR ने। अब ये दोनों उनके वो बहुत मंजे हुए सियासतदान भी हैं और एक प्रोफेशनल सोल्जर भी, जो कि हाईएस्ट रैंक लेफ्टिनेंट जनरल तक भी गए हैं। अब ये आपको क्या लगता है कि ये नैरेटिव इसलिए है कि इनको आवाम की फिक्र है, या जो ये समझते हैं कि जी क्योंकि हुकूमत कहती है कि हम दोनों एक पेज पे हैं, मिलिट्री और सिविल हुकूमतें दोनों, मतलब सिविल हुकूमत एक पेज पे है, तो वो तो कोई उसमें कोई बुराई है, ऐसा होना नहीं चाहिए? देखिए, मैंने मुनीब को भी सुना, और गौस साहब बहुत जो है ना वो समझदार और बहुत धीरे धीरे बात करते हैं और बहुत पेशेंस के साथ बात करते हैं। एक तरफ गौस साहब का कहना यह है कि फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ठीक है, नहीं घसीटना चाहिए।
और बिल्कुल ये सही बात है। दूसरी तरफ आप अपनी सियासत के अंदर इदारों को टारगेट बनाते हैं, इदारों का नाम लेते हैं, बगैर सोचे समझे असेंबली के फ्लोर के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर जो बात की गई उसको आप, मैं तो समझता हूं जो समझदार सियासतदान है, देखिए मैं, आपको पता है जमीर, मैं मियां साहब के साथ था तब भी अपने उसूलों की सियासत करता था। मैं कहता था कि मेरी अपनी वीएन है, मैं बगैर वीएन के चलने वाला नहीं हूँ। आज खान साहब के साथ भी मैं इसी तरीके से चलता हूँ, अकेला होता हूँ, बोलता हूँ कि सर ये चीज गलत है, और एक नहीं 10 चीजों के ऊपर इख्तिलाफ कर देता हूँ कि ये चीज गलत है। मैं नहीं मानता, मैं ये राइट, मैं कहता हूँ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना चाहिए, सही बात करनी चाहिए, सही को सही। ये कहते हैं कि अक्लमंद के बड़े जो कहकर गए हैं कि अपना नादान दोस्त जो है वो अक्लमंद दुश्मन भी अच्छा है। तो कम से कम आदमी को सोच समझ के बात करनी चाहिए। DGISPR ने 4-5 मिनट की जो क्लियरिफिकेशन दी, किस इशू के ऊपर दी? सिर्फ और सिर्फ एक इशू के ऊपर दी कि ये इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का ये जो मसला था, जिसके हवाले से जो स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं है, हकायक से मुनाफी है। और ये मैंने भी अयाज सादिक के हवाले से बात की। देखिए मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है अयाज साहब के लिए भी, और किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर कितना भी कोई डॉक्टर रमेश कुमार हो, डॉक्टर रमेश कुमार, मुझे एक बात बताएं कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इस वक्त उनकी सबसे बड़ी ऑपोजिशन महंगाई है, और जो इस वक्त ऑपोजिशन है उनके लिए ये इतने इश्यूज नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को तो फायदा नहीं है कि अवामी मसाइल ऑपोजिशन उस तरह आगे लेके नहीं आ रही, वो एक तरफ माइंडसेट पे है कि जी इदारों को लिमिट करना चाहिए, अपने काम करने चाहिए, तो यू आर बेटर ऑफ विद दैट? ऑपोजिशन का तो एक ही तरीकेकार है, अगर वो समझते हैं हुकूमत सही नहीं है तो जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको ये मोटिवेट करें, उनको कहें कि आप हमारा साथ दें और आप नो कॉन्फिडेंस मूव में हमारा साथ दें, उनको ये मोटिवेट करें जो जमहूरी तरीकेकार है। मगर ये जमहूरी तरीकेकार नहीं है। 2014 में जब खान साहब ने धरना लगाया था, मैं नून लीग में था, मैंने कहा ये धरना गलत है और कुछ भी नहीं होगा। ये पीटीआई के दोस्त हमें मिलते थे, नहीं एम्पायर की उंगली, मैंने कहा एम्पायर हो टेम्पायर हो, सही, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं होगा। तो बात यह है कि आप अपनी एक डायरेक्शन लें, एक तरफ आपकी एक बात होती है, दूसरी तरफ दूसरी बात होती है। रही बात राना के अपना लाहौर के जलसे के हवाले से, देखिए लाहौर माजी में भी PMLN का गढ़ था, आज भी है। अच्छा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी 2-4 लाख लोगों को इकट्ठा करके अगर कोई बड़ा जलसा कर दे, या क्या होगा बड़ा जलसा? यही के 2-4 लाख लोग इकट्ठे होंगे ना, वो मुझे बोलो कि मैं आपको हफ्ते के नोटिस के ऊपर इकट्ठे करके दे देता हूं। उससे अगर हुकूमतें चली जाए तो ये मुनासिब नहीं है, और ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए और नहीं जानी चाहिए। मैं समझता हूं जो अच्छे एनालिस्ट हो, जो अच्छे पार्लियामेंटेरियन हो, वो इन चीजों को रिग्रेट करें। जैसे माजी में मियां साहब ने पीपुल्स पार्टी की हुकूमत को इसी तरीके से डिफेंड किया था। सही, चले, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक वैसे सियासी पीपुल्स पार्टी ने इस तरीके से बिल्कुल एक सियासी मैदान गिलगित बल्तिस्तान में भी लगा हुआ है, वहां भी देखेंगे आने वाले करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो US इलेक्शंस पर बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, अमेरिका में सदारती इंतखाबात, ट्रंप और जो बाइडन में इस वक्त बड़ा करीबी मामला चल रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं, मुनीब हक साहब की बहुत गहरी नजर है। मुनीब हक साहब, दो चीजें, एक तो ये कि इस इलेक्शन का कोई भी जीतता है, ट्रंप जीतता है या बाइडन जीतता है, तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पर क्या होगा, US पाकिस्तान रिलेशंस पर क्या इंपैक्ट होगा, और दूसरा ये क्या कुछ मतलब कोई ऐसी चीज लग रही है कि आपको कोई मिरेकल होता हुआ नजर आ रहा है कि ट्रंप हार जाए और जो बाइडन जीत जाए, या इस किस्म का कोई अपसेट? हेलो जी जमीर साहब, गुजारिश यह है कि अमेरिकी इलेक्शंस कोई भी जीते, पाकिस्तान के नुक्ता नजर से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो फॉरेन पॉलिसी कंसर्न है दैट इज कंटेनमेंट ऑफ चाइना। उस पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में कोई इख्तलाफ नहीं है। दे थॉट चाइना एज देयर एनिमी नंबर 1, राइट? और ये पॉलिसी पिछले 20 साल से चल रही है, और ये पॉलिसी इस इलेक्शन में भी चलेगी, और ये पॉलिसी आगे भी चलेगी। कंटेनमेंट ऑफ चाइना का मतलब है कंटेनमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो दोनों डिबेट्स हुई हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी डिस्कस नहीं हुई, ये डिलिबरेट था, दानिस्ता ऐसा किया गया है। पहली डिबेट जो है वो ब्लेम गेम का शिकार हो गई,
दूसरी डिबेट में भी इल्जाम तराशी हुई, लेकिन अंदरूनी मसाइल डिस्कस हुए। फॉरेन पॉलिसी उस डिबेट में भी डिस्कस नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। देखिए, बात यह है कि ओवल ऑफिस में अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है सेनेटर कमला हैरिस, उनकी मौजूदगी जो है वो पाकिस्तान के नुक्ता नजर से ठीक नहीं होगी, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो इंडिया का है। ऑब्वियसली इंडिया इज प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द विकेट। इंडिया रिपब्लिकन्स के साथ भी है। ट्रंप का जो एटीट्यूड था गुज़श्ता 4 सालों में पाकिस्तान के साथ बहुत हार्श था। अगर सेनेटर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को उसको काउंटर करने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और मुनीर अकरम जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में, बड़े स्किल्ड आदमी हैं और आई होप कि वो ऐसा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें चाइना को भी इत्मीनान में लेना होगा। अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो चाइना और इंडिया फिर एक दफा पाकिस्तान के खिलाफ सफे आरा होंगे। हमें किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो बाइडेन और हों या ट्रंप हों, कोई भी जीते, अमेरिका की चाइना के बारे में जो पॉलिसी है उसमें कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आएगी। और अगर चाइना के बारे में कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आई तो पाकिस्तान के बारे में भी कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आएगी। पाकिस्तान को एक कौन जीते कौन हारे, पाकिस्तान को एक बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, बुरे वक्त के लिए। दूसरा, अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह पिछले इलेक्शन में मतलब हॉट फेवरेट थी हिलरी क्लिंटन, लेकिन एकदम फिर जो है वो चीजें तब्दील हो गई और ट्रंप आ गए सामने, अब आपको क्या लगता है कि इस किस्म का कोई मतलब मिरेकल है, एक्सपेक्टेड है कुछ? देखिए, ये तो उस वक्त पता लगेगा कि इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इस तरह मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेटिंग हुई है। 8 करोड़ जो है वो पोस्टल बैलेटिंग से जो है वो वोट हुए हैं। अगर कुछ देर लगी तो शायद इनके गिनने में लग जाए, लेकिन ऑब्वियसली 538 के इलेक्टोरल कॉलेज में जो कैंडिडेट पहले 270 का मैजिक फिगर टच कर जाएगा, ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सही, मतलब अभी आप कुछ मतलब यू आर नॉट श्योर कि मतलब बाइडेन की पोजीशन स्ट्रांग है या ट्रंप की, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो सामने आ चुकी हुई है ना, बट यू आर स्टिल नॉट मतलब रेडी टू टेक अ साइड। जी प्लीज, आवाज नहीं आ रही, रिपीट कर दें। चलें, बिल्कुल आपका आ गया, मौकफ आ गया है कि मतलब डॉक्टर रमेश कुमार, आपका मैं चाहूंगा, मुनीब हक साहब का ख्याल है कि जनाब कुछ भी कोई भी आ जाए, पाकिस्तान को टफ टाइम्स मिलेगा, टफ टाइम के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, उनकी पॉलिसी है कंटेनमेंट ऑफ चाइना एंड दैट लीड्स टू कंटेनमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? मैं आपको बताऊं, मेरी आपको पता है कि इन चीजों के ऊपर रिसर्च है, और पहली चीज तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा, वो तो 100% श्योर शॉट है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुनीब ने जो बात की, पहली मर्तबा इनकी तरफ से सही मौक़िफ़ आया। वैसे लोग सारे कह रहे हैं कि नहीं, जो बाइडेन आया हमारे लिए फेवर होगा, डेमोक्रेटिक, हमेशा उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, अमेरिका की हिस्ट्री के ऊपर नजर डालना चाहिए कि डेमोक्रेटिक आए या रिपब्लिकन आए। वैसे हमेशा पाकिस्तान के साथ रिपब्लिकन के टाइम पे हालात बेहतर रहे हैं, मगर इस वक्त अमेरिका ने एक पॉइंट ली हुई है अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट ईरान, और ये दोनों चीजें जो है वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। जब पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, चाहे जो बाइडेन आए चाहे ट्रंप आए, मगर ट्रंप आ गया वो तो 100% आप श्योर आप समझे, मगर आप जो भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमारे लोग वक्त से पहले बोल देते हैं कि नहीं ये आएगा। मैं समझता हूँ वो भी चीजें दिलों में आ जाती हैं जब कि भाई नहीं, हमें जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट नहीं दिया, या अपना ये कंट्रीज मेरे खिलाफ थे। मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ी सी इस दफा ट्रंप से नाराज भी है, लेकिन हमारी जितने पाकिस्तानियों से बात हुई है वो तो बहुत फेवर कर रहे हैं दे या नहीं दे, कम्युनिटी दे या नहीं दे, मगर हमें एज ए स्टेट बिल्कुल सेनेटर गौस नियाज़ी साहब कि हमें सोच समझ के एक अल्फाज बोले। एग्जैक्टली, लेकिन हमें अपने आइंदा आने वाले दिन। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये जो मुनीबुल हक साहब ने कहा कि पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर टफ टाइम्स अहेड, या अप्स एंड डाउन्स एक रूटीन है पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस में, उसी तरह चलेगा? नहीं, मेरे ख्याल में उनकी पाकिस्तान की तरफ जो भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, हम पाकिस्तान की तरफ की एक स्पेसिफिक पॉलिसी होती है, तो हमारे कोई हालात को जो भी आ जाए, हमारे हालात ऐसे रहेंगे, हमें अपने आप को ठीक करना होगा। पाकिस्तान के जितने तमाम स्टेक होल्डर हैं, जितने अदारे हैं, पार्लियामेंटेरियन एग्जीक्यूटिव्स हैं और हमारे इदारे हैं, सबको एक पेज पे आना होगा। और जब सारे एक पेज पे आ जाएंगे तो चाहे अमेरिका जितना भी जोर लगा ले, फिर इंशाल्लाह हम किसी भी मुश्किल का सामना करने को
फेस कर लेंगे, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो चाहे दूसरा हो। जब इस किस्म की फिजा जैसे मौजूद बनी हुई तो इसमें तो पाकिस्तान सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार, सेनेटर गौस नियाजी, मुनीबुल हक साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।